तुम्हें अपना वदा याद है ना? यक के बाद दीगरे 3 गिलास हलका में एनडील कर, वो चौथे गिलास से हल्की हल्की चुस्कियाँ लेते हुए तनाविश को मुखातब हुआ। इसके एकदम पुकारने पर वो हड़बड़ा गई थी। जी कौन सा वदा? यही कि मैं निकाह पढ़वा लूँ और इस के बाद तुम कोई मुतालबा पेश नहीं करोगी, बल्कि रखील की तरह मेरे पास रहोगी। कबीर दादा की तरफ जख्मी नज़रों से देखते हुए वो मुस्तफसर हुई। बीवी और रखील में क्या फ़र्क होता है? मैं नहीं जानता कि क्या फ़र्क होता है, और ना जानने की ख्वाहिश है। अलबत्ता तुम ये जान लो कि यहीं जितने दिन रहना है, अपनी हैसियत और जगह पहचान कर रहना होगा। मेरे मुहाफिजों के सामने तुम पर रोमानस का जो भूत सवार हुआ था, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना देखूं। तनाविश के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने शोख लहजे में पूछा, ये रोमानस वाली शर्त कमरे से बाहर तक ही महदूद रहेगी, या कमरे में भी यही कानून लागू रहेगा? कबीर दादा ने इसे गुस्से भरी नज़रों से घोरा, मगर वो निगाहें चराए बगैर इसकी जानिब मुतवज्जे रही। लगता है तुम यहाँ पर अपना क़ियाम मुख्तसर करना चाहती हूँ, वो इत्मीनान से बोली। बात तवील या मुख्तसर क़ियाम की नहीं, बस ये याद रहे कि जितने दिन यहाँ रखोगे, अपने किसी काम से मना करने की कोशिश ना करना। ख्वाबगाह से बाहर आप मुझे रखील का नाम देते हैं, दाश्ता कहकर मेरा तारुफ कराते हैं, या इस से भी ज़्यादा किसी गलीज़ लक़ब से पुकारते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस ख्वाबगाह में अपना तसरफ़ चाहती हूँ, और यहाँ मुझे बीवी के हुकूक़ मैसर रहने चाहिए, और बस तुम इस कसम की कोई शर्त मनवाने की मजाज नहीं हो। ये शर्त नहीं, मेरा हक़ है। यकीना एक खेल इतना हक़ तो रखती है कि एक कमरा इसके तसरफ में रहे। ये कहते हुए वो इसकी तरफ बढ़ी। अब रात काफ़ी हो गई है, मेरा ख्याल है आराम करना चाहिए। इसके सामने कालीन पर बैठकर वो इसके बोटों के तस्मे खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? इसने अपने पाँव पीछे समेटना चाहे, इसके दोनों पाँव पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए वो बोली, कहा है ना, मुझे अपने किसी काम से रोकने की कोशिश मत करना। यहीं जितने दिन रहूंगी आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। यूं भी यहाँ पर आपका कोई मुहाफिज नहीं देख रहा। कबीर दादा सोफे की पशत से टैक लगाता हुआ बोला, बेवकूफ़ लड़की, ऐसी कोशिशों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा नाम तनाविश कबीर है। अगर आप प्यार से चनदा, गुड़िया, जानू वगैरह कहकर बुलाना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मगर ये लड़की वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा। शोखी भरा लहजे में कहते हुए वो इसके बोट उतारने लगी। कबीर दादा फसोस भरे अंदाज में सर हिला कर रह गया था। वो अल्टी खोपड़ी की लड़की ना तो इसके गुस्से को खातिर में ला रही थी, और ना इसके समझाने का कोई असर हो रहा था। अब इसका एक ही हल कबीर दादा की समझ में आ रहा था कि जल्द अज जल्द इसे तलाक देकर रुखसत कर देता। इसकी जराही उतारते हुए तनाविश ने मुना बनाया, शायद हफ्ता भर से ये जुराबें पहनी हुई हैं। अगर पसीने की वो इतनी ही बुरी लग रही है तो मेरी जुराबों को हाथ ना लगाती। किसी ने मिन्नत तो नहीं की थी। कबीर का लहजा खफगी का अंसर लिए हुए था। वो जल्दी से बोली, ऐसा मैंने कब कहा कि आपके पसीने की वो मुझे बुरी लगती है? मैंने तो फ़कत जुराबों के मैला होने की निशानदही की है। बात को गलत सिमत मोड़ने की कोशिश ना करें, समझे? ये कि कर वो इसके
बोट और जुराबें उठाकर रैक की तरफ बढ़ गई। जूतों को रैक में रखकर इसने बेड के साथ पड़ी हवाई चप्पल उठाई और इसके पाँव के पास लाकर रख दी। इसके साथ ही वो सोफे पर बैठकर इसकी टाई की गिरा ढीली करने लगी। कबीर दादा को इस कस्म की खदमती लेने की आदत नहीं थी, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। टाई इसके गले से निकालकर तनाविश इसके कमीज के बटन खोलने लगी। कबीर ने मुंह बनाया, ये बटन मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर भी खोल सकता हूँ। वो शरारती लहजे में बोली, मगर इस पर वक्त सिर्फ होगा, और जब मेरे जैसी प्यारी बीवी मौजूद हो तो।